फिर वो दोनों काम करते रहे और टमी गुलेल बाजी की मशक करता रहा। न जाने कहाँ कहाँ से चीज़ें जमा करके उसने एक बड़ी और ज़बरदस्त किस्म की गुलेल बना ली थी। और न जाने कब दरिया के किनारे से छोटे छोटे गोल गोल बेशुमार पत्थर जमा करके थैला भर लिया था। अब इन्हीं पत्थरों को गुलेल में रख कर निशानाबाजी की मशक कर रहा था। तेरा निशाना कुछ सीधा हुआ कि नहीं, यूं ही गल्ले ज़ाया कर रहा है? जैगम ने पूछा। निशाना? मेरा निशाना तो अब ऐसा है जैगम भाई, अगर परिंदा होते ना तो मैं दिखाता आपको अपना कमाल। मेरा गला सीधा उसकी खोपड़ी पर और परिंदा पटक से नीचे। जाओ और ज़िबा कर लो। टमी ने दरख्त पर किसी चीज़ का निशाना लेकर गला फेंकते हुए जवाब दिया। अच्छा, चल देख लेंगे किसी दिन। अच्छा यार, ऐसा कर, आज खाने का तो कुछ बंदोबस्त कर। आ हम दोनों आज ये काम ख़त्म करना चाह रहे हैं। भूख लगने लगी है, देख ले किचन में जो मौजूद है पका ले, हम सब्र से खा लेंगे। जैगम ने उसे छेड़ा तो वो घूरती हुई नज़रों से उसे देखता हुआ अंदर कॉटेज में चला गया। वो दोनों उसके अंदाज पर हंस पड़े। फिर काम से खाने से फारिग होते हुए दिन ढलने का वक्त हो गया। वो जानवरों को दाना पानी ही डाल रहे थे कि फिर वो रेलगाड़ी की जहाँ फंसा सीटी सुनाई दी। भाई, रेलगाड़ी आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ देखने। टमी भाड़े से निकल कर भागा। कल गई थी ना, आज तो वापस आना ही था। आज यकीनन इसमें शिकारी भी आए होंगे। जैगम ने बाड़े की झोलदारी का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। अच्छा, तो क्या शिकारी बस्ती में जाएंगे? बाबर मुतजस्सिस था। नहीं भाई, बताया तो था कि बस्ती में दाखिले की किसी को इजाज़त नहीं है। वो इन्हीं खाली कॉटेज में आएंगे जो हमें जगह जगह इस पूरी वादी में नज़र आ रहे हैं। पहले दिन वो शायद उनकी टूट फूट को दुरुस्त करके अपने रहने के काबिल बनाने का काम करेंगे। शिकार तो बाद में सोचेंगे। वो दोनों बर्फ़ में चलते हुए उस मखसूस मुकाम की तरफ जा रहे थे जहाँ से वो ट्रेन को देख सकते थे। वहाँ पहुंचकर बाबर ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। हैं, टमी कहाँ गया? टमी, उसने ज़ोर से आवाज़ दी। लहजे में घबराहट थी। मैं इधर हूँ भाई, ऊपर देखो। उन्होंने पलटकर ऊपर की तरफ देखा तो वो एक टंडमंड दरख्त की बुलंद टहनियों में अपने पांव फंसाए बैठा इत्मीनान से बैठा था। ओए बंदर, दरख्तों पे चढ़ना आता है तुझे? जैगम ने सवाल किया। मुझे तो बहुत कुछ आता है जैगम भाई, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा, देखते जाएं। उसने मज़े से टांगे हिलाते हुए जवाब दिया। ट्रेन उनके सामने से आहिस्ता आहिस्ता गुजरते हुए स्टेशन पर जाकर रुक चुकी थी और वो तीनों मुंतज़िर निगाहों से उसकी जानिब देख रहे थे कि देखें क्या नज़र आता है, शिकारी आज आए हैं या नहीं। फिर थोड़ी ही देर में उन्होंने सर्दियों के भारी भरकम कम लिबास में कमर पर बड़े बड़े बैग उठाए, हाथों में बड़ी बड़ी बर्फ़ पर चलने वाली छड़ियाँ इस्तेमाल करके चलते हुए कुछ लोगों का एक ग्रुप आता नजर आया। सिरों पर टोपियां और आंखों पर स्याह चश्मे लगाए, वो बर्फ़ में पांव धंसने आगे बढ़ रहे थे। भाई, 4 लोग हैं, टमी ने गिन कर हाँक लगाई। अभी और आएंगे, देखता रहा और गिनती करता रहा। हमें खाना तैयार करने में आसानी होगी। बाबर को लग रहा था कि वो उसी के मेहमान हैं। फिर इसी तरह 3 और 5 के 2 ग्रुप और भी आए। वो वादी में दाखिल होकर कॉटेज की तलाश में सर्द गर्दां थे। पहले आने का फ़ायदा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ कॉटेज में भटकते फिर रहे थे ताकि जो निस्बतन बेहतर हो उसको रहायश के लिए मुंतखब कर लिया जाए। यार, हम इन लोगों को अपने होटल की तरफ मुतवज्जो करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या हम उनके पास जाकर बताएं कि हम आपको इस थकन व भूख में मज़ेदार खाना और चाय पेश कर सकते हैं? बाबर ने सोचते हुए पूछा। हमें उनके पास नहीं जाना, बल्कि उन्हें हमारे पास आना है। हम सिर्फ इतना करते हैं कि जो होटल के नाम का बोर्ड हमने छत पर लगाया है ना, उसके सामने एक लालटेन जला कर रख देते हैं। अंधेरा फैलने के बावजूद ये बोर्ड दूर से चमकता हुआ नजर आएगा। फिक्र न कर, आज इनमें से 2 4 लोग ज़रूर आएंगे। इंशाल्लाह। बाबर को यकीन आ गया। फिर घर आकर उन्होंने इस यकीन के साथ तैयारी शुरू की कि आज किसी न किसी ने खाने चाय के लिए यहाँ आना है। बाबर ने काफ़ी दूध गर्म करके रखा, चाय के साथ कॉफ़ी भी निकाल कर रखी। 2 मुर्गियाँ दोपहर को ही ज़िबा करके उनका गोश्त रख लिया था। स्टैंडर्ड सूप के 2 3 पैकेट भी निकाल कर रख लिए थे, क्योंकि तहखाने में जैगम की जमा की हुई काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो सफ़र में इस्तेमाल के लिए आसानी से तैयार हो जाएं।
सरबंद डब्बों और पैकेटों में ऐसी चीज़ों का अच्छा खासा खजाना मौजूद था। भाई तैयार हो जाओ, कुछ लोग आ रहे हैं। टमी खिड़की से मुंह लगाए बड़ी देर से खड़ा हुआ था। उसने कुछ लोगों को टॉर्च की रोशनियां डालते हुए घर की तरफ बढ़ते हुए देख लिया था। अच्छा गुड, ले भाई, तेरे पहले मेहमान आ रहे हैं, तैयार हो जा। दरवाज़ा तू ही खोलेगा, जैगम ने आतिशदान में लकड़ियां के टुकड़े डालते हुए कहा। ठीक है, बाबर ने टेबल और पंजों की तरतीब को ठीक करते हुए जवाब दिया। टमी, अपने यहाँ बिस्तर यहाँ से हटाकर पीछे रख दे भाई। रख देता हूँ, पर एक बिस्तर तो नज़र आना चाहिए, वरना उन्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ सोने का भी इंतज़ाम है। नहीं, हम उनको देखे और जाने बगैर ये काबिल भरोसा हैं या नहीं, इस तरह यहाँ सोने की इजाज़त नहीं दे सकते। इतनी आरामदेह जगह देकर अगर उनकी नीयत ख़राब हो गई तो वह हथियारों के ज़ोर पर कब्ज़ा भी कर सकते हैं। इसीलिए फ़िलहाल तो ये बिस्तर छुपा कर रख दे, बाद में देखेंगे, बाबर ने उसे समझाया। बिल्कुल ठीक कहा, मैं जो उस दिन अपने हथियार दुरुस्त कर रहा था, यही खदशा मेरे जहन में भी था। हमें मुसल्लह लोगों की मौजूदगी में अपनी हिफाजत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। किसी की भी नीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि दूर दराज की यक बस्ता वादी में गर्म पनाह और गर्म खाना ही सबसे कीमती और बड़ी दौलत है। इसीलिए हमें मेहमान नवाज और खुश इखलाक होने के साथ साथ थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। जैगम ने सूरत हाल का दुरुस्त तजिया सामने रखा तो उन दोनों ने सर हिला दिया। इतने में घंटी बजी। ये अजीब सी घंटी भी बाबर के जहन की पैदावार थी। उसने टैन की चंद पतली पतली पतरियों को एक गोल रंग में लगाकर उसमें एक डोरी बांध दी थी। इस डोरी का दूसरा सिरा बाहर एक रंग में बांधा, उसमें लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लगाकर उस टुकड़े पर स्याही से घंटे की शक्ल बना दी थी। बाहर से इस लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर खींचा जाता तो अंदर वो टीन की पत्तियां बज उठती थीं। घंटी फिर बजी तो बाबर ने बाहर का दरवाज़ा खोला। चार आदमी थे, भारी जैकेटों और दस्तानों टोपियों में सर्दी का शिकार नजर आ रहे थे। होटल, एक ने आगे बढ़कर सवाल किया तो बाबर ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और दरवाज़ा पूरा खोलकर उन्हें बड़ी खुश दिली से अंदर आने का इशारा किया। बर्फ़ झाड़ कर जूतों को दरवाजे पर बड़े मैट पर साफ करके वो अंदर दाखिल हुए तो आतिशदान के सबब गर्म माहौल, साफ सुथरा हाल और फर्नीचर को देखते हुए तहसीन अंदेज अमेज अंदाज में तारीफ़ी अल्फाज कहे, मगर अंग्रेज़ी में। जैगम ने सरगोशी की। ये जो ज़बान बोल रहे हैं हमें बिल्कुल नहीं आती, यही जाहिर करना है उनके सामने। हमें उर्दू ही बोलना है या फिर इशारों से काम चलाना है। इन दोनों ने उसकी बात समझते हुए सर हिलाया। खाना, चाय, काफ़ी, क्या क्या मिलेगा यहाँ, एक ने अंग्रेज़ी में पूछा। बाबर ने ना समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, फिर अपने अल्फाज और इशारों में से उसे समझाया। यहाँ सब कुछ मिलेगा, जिस पर उन्हें चारों ने बेहद खुशी का इजहार किया। उन्होंने बैठने के लिए आतिशदान के करीब वाली टेबल का इंतखाब किया और दस्ताने उतार कर हाथ और जूते उतार कर पैर भी सेकने जा रहे थे। दूर से महसूस होने वाली हल्की हल्की हिद्दत बहुत खुशगवार महसूस हो रही थी। अभी अभी टमी ने उसमें चीड़ की लकड़ी के टुकड़े डाले थे, जिसका खुशबूदार धुआं माहौल की खुशगवार बना रहा था। आने वाले मेहमान अपनी ज़ुबान में ये तबसरा कर रहे थे और दूर बैठा टमी उनकी बातों को सुन रहा था, लेकिन चेहरा ऐसे बेतासुर था जैसे कुछ समझ में ना आ रहा हो। जैगम और बाबर ने तेज़ी से गोश्त का सालन और रोटियां तैयार की। टमी को आवाज़ देकर बुलाया। उसने टेबल पर पहले पीने के लिए पानी लेकर जा रखा, फिर गर्मा गर्म सालन जिसमें इश्तहा अंगेज खुशबू उठ रही थी। अब उसने रोटियां दो दो करके लाना शुरू की तो वो जो सर्दी, थकन और भूख के हाथों निढाल हो रहे थे, इस ताज़ा और गर्म खाने पर टूट पड़े। हालांकि नवाले तोड़कर सालन के साथ खाने का तरीका शायद उन्हें नहीं आता था। वो छुरी कांटों की मदद से खाने के आदी थे, लेकिन लम्हा नहीं लगा उन्हें समझ में आ गया कि किस तरह निवाला तोड़कर उसमें सालन लगाकर मुंह में रखना है। फिर उन्होंने जो खाना शुरू किया तो बकौल जैगम तबाही मचा दी। टमी खामोशी से रोटियों का हिसाब लिखता जा रहा था। आखिरकार खाना ख़त्म हो गया तो बाबर ने गर्म दूध पत्ती चाय पेश कर दी, जिसका उन्होंने भरपूर मज़ा लिया। इतना मज़ेदार खाना खिला और ज़बरदस्त चाय पिलाने का बेहद शुक्रिया।
क्या हमें क्या कल हमें यही नाश्ता भी मिल सकता है? उनमें से एक ने अंग्रेजी में कहा। लेकिन बाबर ने उनकी बात ना समझने की अदाकारी करते हुए उर्दू में उनका शुक्रिया अदा किया और इशारे से कहा, उन्हें जब भी खाना, चाय, कॉफ़ी या नाश्ते की ज़रूरत हो वो यहाँ आ सकते हैं। ख्वाब नगर।